तो आज बात उन इन्वेस्टर्स की जिनका 25,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास अटक गया। ये कहानी है 23 अप्रैल 2020 की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के उन 6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो डेट ओरिएंटेड थे और उन्हें वाइंड अप कर दिया गया था। क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में ऐसा क्या हुआ कि ये म्यूचुअल फंड को जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स थे इनको वाइंड अप कर दिया गया। एंड सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि ये रिस्क मिटिगेशन हम किस तरह से कर रहे हैं, सेबी ने क्या गाइडलाइंस दी है, हम उसके बारे में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आशीष पवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमी एंड फिनेंस। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन डेट म्यूचुअल फंड्स के साथ आखिर हुआ क्या था। कोई भी डेट म्यूचुअल फंड होता है तो अपना एक राइट प्रोडक्ट मिक्स रखता है और अपने पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रखता है एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी रखता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इंडियन स्टेट्स जो हैं वो इशू करते हैं। वहीं पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं वो इशू करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इन्हें रिस्क फ्री एसेट्स कहा जाता है। ये सोवरेन डेट्स हैं एंड गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनका कुछ रिस्क असेसमेंट नहीं होता है। ये रिस्क फ्री एसेट्स हैं। वहीं पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं उनका रिस्क असेसमेंट किया जाता है रेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा और उन्हें प्रॉपर एक रेटिंग दी जाती है। जो अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनका कूपन कम होता है क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर्स की कुछ भी कमी नहीं होती है। वहीं पर जो लोअर रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उन्हें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हायर कूपन देना पड़ता है। अब फंड मैनेजर्स को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि जो हम ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोअर रेटिंग वाले बॉन्ड्स पर जाएं, जिसके कारण हमें हायर कूपन मिलेगा और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उन्हें ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि वो ये बात नहीं जानते थे कि लोअर रेटिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाने पर उन्हें इलिक्विडिटी का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें हायर ड्यूरेशन का सामना करना पड़ सकता है। बट जस्ट कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पर पूरा भरोसा था, वो इस स्ट्रेटजी को आगे लेकर गए और उन्हें अपनी सभी जो 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स थी उसमें ये चीज़ धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट की। और ऐसा भी नहीं है कि उनने प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर आप 2020 के पहले की 3-4 साल के उनके रिज़ल्ट पर ध्यान दें तो जो बेंचमार्क है ऑन एन एवरेज उनने अच्छे से बीट किया है। तो दैट स्ट्रेटजी वर्कड वेरी वेल। बट जस्ट वो कहते हैं ना कि हर तरह की स्ट्रेटजी हर मार्केट में काम नहीं करती है, और ऐसा हुआ भी। 25 मार्च 2020 को कोविड के कारण नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया। जो भी बड़े इन्वेस्टर्स थे वे बात समझ चुके थे कि जो कंपनीज जिनकी रेटिंग लो है उनका टफ टाइम अब शुरू हो गया है। उनने क्या किया, उन्हें बड़े बड़े रिडेम्पशन करना, जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होती हैं उसमें बड़े बड़े रिडेम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये समझिए कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास क्या क्या एवेन्यूज़ होते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहा है उसको पे करने के कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं। सबसे पहला तो जो उनके पास एक्स्ट्रा कैश रखा रहता है वो उससे एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा एवेन्यू जो सिप हम करते हैं SIP, उसका जो पैसा आता है उससे वो रिडेम्पशन अमाउंट दे सकते हैं। और तीसरा, उन्हें 20% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट वो बैंक से उतना पैसा बोरो कर सकते हैं। लेकिन जो ये बड़े इन्वेस्टर्स थे वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में रिडीम कर रहे थे कि ये तीनों एवेन्यूज़ उनके ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि एक ही दिन ही रिडेम्पशन आ रहा है, उनके इन्वेस्टमेंट इतना हैवी था कि रोज़ वो रिडीम कर रहे थे। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं उनके पास अपनी होल्डिंग सेल करने के अलावा कुछ
चारा बचा ही नहीं था। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो गई कि उनने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो सभी का सभी, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो था लोअर ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। और ये लोअर ग्रेड जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं इनमें बायर नहीं मिलता है, इसी को हम कहते हैं इलिक्विड पेपर्स। अब वहाँ पर कोई बायर था नहीं, और जिसको बाय करना भी था वो बहुत ही लोअर रेट में बाय कर रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे पेपर्स थे जो म्यूचुअल फंड बेच ही नहीं पा रहे थे, और जब म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन को ऑनर नहीं कर पाएंगे तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, म्यूचुअल फंड को वाइंड अप करने का। और ये बहुत पेनफुल था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो इस दौड़ में पीछे रह गए थे। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे पहले ही वो लोग निकाल चुके थे, और उनका जो पैसा निकला था वो हायर NAV पर निकला था, क्योंकि उस समय जो अच्छे वाले एसेट्स थे फिर भी म्यूचुअल फंड्स ने अपने पास रखे हुए थे। लेकिन जब तक रिटेलर्स पहुँचे तब तक जितने भी अच्छे पेपर्स थे वो सब सेल आउट हो चुके थे, और NAV बहुत नीचे आ चुका था। 23 अप्रैल के इस इंसिडेंट के बाद RBI भी आया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसका एक रिपल इफेक्ट ना हो जाए कि एक म्यूचुअल फंड फेल हुआ है तो उसके कारण अदर म्यूचुअल फंड्स भी फेल होने लगे। और इसी कारण से 27 अप्रैल 2020 को RBI ने एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो ओपन की 50,000 करोड़ की, जिससे म्यूचुअल फंड में जो भी रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है या जो भी लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है उससे वो मिटिगेट कर सकें। इन सभी 6 म्यूचुअल फंड का कंबाइंड साइज 25,800 करोड़ था एज ऑन अप्रैल 22, 2020। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, और ये अमाउंट अब तभी मिलने वाला था जब या तो कुछ रिडेम्पशन आता या तो फिर कोई कूपन आता, तब तक ये पैसा इन्वेस्टर्स का फंसा रहेगा। इस तरह की रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सेबी बहुत जल्दी स्विंग प्राइसिंग फ्रेमवर्क को लाने जा रहा है, और उसमें से कुछ रिकमेंडेशन एक्चुअली एमफी को भी देना है। तो ये स्विंग प्राइसिंग फ्रेमवर्क 1 मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, बट एमफी ने 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा है, तो अब ये 1 मई 2022 से इम्प्लीमेंट होगा। अगले वीडियो में हम स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज़्म को समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये रिस्क मिटिगेट कर रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर। एंड थोड़ा सा भी अगर वैलिडेशन हुआ हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।